हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट आईक्यू प्लेटफॉर्म। दोस्तों, हम लोगों ने नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो टाइप देखे थे। ठीक है, तो हम लोगों ने पेरिफेरल के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी थी। बचा था हमारा दोस्तों सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है दोस्तों, ब्रेन। सबसे पहले ब्रेन का वजन लिख लीजिएगा। ब्रेन का वजन 1400 ग्राम होता है। ठीक है दोस्तों, 1400 ग्राम ब्रेन का वजन। ब्रेन तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। पहले तो यही जानिए, आपका अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। आगे वाला मस्तिष्क, पीछे वाला, मध्य वाला, बीच वाला और पीछे वाला मस्तिष्क। ठीक है दोस्तों, फोर ब्रेन में दो टाइप होते हैं, सेरिब्रम एंड डायेंसीफेलोन। इसके भी दो पार्ट होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है दोस्तों, वन बाय वन हम सब पे आएंगे। मिड ब्रेन में, मध्य मस्तिष्क में एक आता है पॉन्स, और हिंड ब्रेन, इसमें मेडुला ऑब्लांगेटा और सेरिब्लम। ठीक है, सब पे हम वन बाय वन पढ़ेंगे किस ब्रेन का क्या कार्य है। ठीक है दोस्तों, सेरिब्रम ब्रेन का पहला पार्ट। पहला पार्ट क्या मतलब? ब्रेन का आगे वाला भाग। ठीक है, इसी को हम मेन ब्रेन या लार्ज ब्रेन कहते हैं। अगर आपसे कहे क्वेश्चन कि मेन ब्रेन या लार्ज ब्रेन किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे सेरिब्रम को। क्यों? क्योंकि यही मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है दोस्तों। ठीक है, डेवलप भाग जो है मस्तिष्क का सेरिब्रम होता है, क्योंकि इसी में बुद्धिमत्ता, इच्छा शक्ति, विल पावर, याददाश्त मतलब मेमोरी, ऐच्छिक गतियां जो अपने मन से कर सके, ठीक है, सोमैटिक मूवमेंट और चिंतन का केंद्र है। चिंता नहीं दोस्तों, चिंतन। जो हम किसी भी अपने टारगेट को लेके पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, हमें ये करना है, उसे हम चिंतन कहते हैं, चिंता नहीं। ये सब का जो सेंटर है, ये कौन है? आपका सेरिब्रम है। ठीक है दोस्तों, इसमें सोची समझी सूचनाओं का संचय करते हैं। मतलब जैसे आप अभी ये समझ रहे हैं, आप याद नहीं कर रहे हैं, इसको पढ़ के समझ रहे हैं, ये क्या है? ये सोची समझी हुई सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, आप समझ गए, ये सेरिब्रम में जाती हैं। और जो हम लोग रटते हैं, जैसे बचपन में लोग याद करते थे कि याद कर लेंगे, रट लेंगे, वो रटी हुई चीजों को हम बोलते हैं रोट मेमोरी। वो आपकी पहुंचती है सेरिब्रम में, वो मैं आगे लिखवाऊंगा अभी। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो आप बात समझ गए होंगे। अब आते हैं हम हमारे राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। हमारे ब्रेन का अर्धगोला हो, दो भागों में ब्रेन बना होता है, दायां अर्धगोला, बायां अर्धगोला। मैप में राइट इधर होता है, लेफ्ट इधर होता है, इसीलिए बोलते हैं राइट हेमिस्फीयर दायां अर्धगोला और लेफ्ट हेमिस्फीयर बायां अर्धगोला। ठीक है दोस्तों, यहां ध्यान से समझिएगा। सबसे बड़ी बात कि ये दोनों गोले जहां मिलते हैं, पूछे क्वेश्चन उसे क्या कहते हैं, तो उसे कार्पस कैलोजम कहते हैं, कॉर्पस कैलोजम। ठीक है, जहां दोनों अर्धगोले मिलते हैं। ठीक, अब देखिएगा दोस्तों, ये जो अर्धगोला है, ये फीमेल में, महिलाओं में जो कम्युनिकेशन स्किल्स है और इंट्यूटिव थिंकिंग है, पुरुषों की तुलना में ज्यादा अच्छी होती है। मतलब महिलाएं किसी भी निष्कर्ष पर बहुत जल्दी पहुंचती हैं, इसीलिए मैंने लिखा है महिलाओं में निष्कर्ष निकालने की क्षमता पुरुषों की तुलना में ज्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, इंट्यूटिव थिंकिंग। और जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है, इसमें रीजनिंग एप्टीट्यूड के लिए जिम्मेदार होता है, ये महिलाओं की तुलना में पुरुषों का ज्यादा अच्छा होता है। ठीक दोस्तों, रीजनिंग पुरुषों की अच्छी होती है और कम्युनिकेशन स्किल्स या इंट्यूटिव थिंकिंग महिलाओं की अच्छी होती है। ठीक है दोस्तों ना, ज्यादा खुश ना होइएगा, क्योंकि महिला, अब देखिए क्या होता है, आप समझिए बात को। आप जैसे ये इमोशन ग्राउंड वाला भी हेमिस्फीयर होता है,
जब फीमेल इमोशनल होती हैं तो उस समय उनके बाएं अर्धगोले की रीजनिंग भी चल रही होती है, इसीलिए उनका शोषण नहीं होता। वो आपके सामने रोएंगी, आप पिघल जाएंगे कि अच्छा ठीक है ये काम हो जाएगा, लेकिन उनका रीजनिंग एप्टीट्यूड भी चलता रहता है कि हमारा शोषण ना हो, कितना रोना है वो समझ के रोना है और कितने में अगले को मनाना है। लेकिन पुरुष इमोशनल ग्राउंड में क्या होता है दोस्तों, इसमें केवल पुरुष का दायां अर्धगोला ही काम करता है, बायां एकदम रीजनिंग एकदम चौपट एकदम बंद हो जाता है। इसलिए इन लोगों का इमोशनल ग्राउंड केवल राइट हेमिस्फीयर ही काम करता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर काम नहीं करता। इसी कारण दोस्तों इस धरती पर प्रकृति ने स्त्रियों को, महिलाओं को ऐसा बनाया है कि इस धरती पे केवल महिलाएं ही ऐसी हैं जो दोनों अर्धगोलों का एक साथ प्रयोग कर सकती हैं। यहां पे लिख लीजिएगा नोटिस पॉइंट में दोस्तों कि महिलाएं दोनों अर्धगोलों का प्रयोग एक साथ कर सकती हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हम यहां समझते हैं, ये तो आप समझ गए होंगे लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर का खेल। ठीक है, ये हमारा जो बनाया हूं इसको, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, ये ब्रेन का पहला पार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, सेंसर इसी में पाए जाते हैं, जो सेंसर होते हैं वो इसी में पाए जाते हैं। बौद्धिक क्षमता के लिए यही उत्तरदायी होता है। मानव और पशुओं में यही अंतर करता है, क्योंकि जो सेंसरी ऑर्गन से आने वाली सिग्नल के लिए जो प्रोसेसिंग होती है वो यहीं से होती है। जैसे टच सेंसर, स्मेल सेंसर, टेस्ट सेंसर, विजन सेंसर जिससे हम देखते हैं, हियर सेंसर सुनने वाला। और मैंने थैलेमस इसलिए लिख दिया है कि कई बार कथन करण वाले क्वेश्चन में या कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन में लड़के फंस जाते हैं। जब कहे कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्या थैलेमस की भूमिका होती है, तो बताइएगा कि इसमें थैलेमस की भूमिका नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें से थैलेमस की कोई रोल इसमें नहीं होता। और मानव और पशुओं में यही अंतर करता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, क्योंकि जितने भी सेंसरी ऑर्गन से आने वाली प्रोसेसिंग है, जो सिग्नल है उसके जो प्रोसेसिंग होता है वो यहीं से होता है। ठीक है दोस्तों, टच है, ये सेंसर है, स्मेल है, टेस्ट है, विजन है, हियर है, ये सब सेंसर है। यही मानव और पशुओं को अलग करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे पे आता हूं। और ये दोस्तों, अब आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब आगे बढ़ते हैं, जो मैंने अभी फॉर्मेटिंग बनाई थी पूरी, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन में सेरिब्रम जो पढ़ लिए, उसके बाद आपका डायेंसीफेलॉन में थैलेमस और हाइपोथैलेमस था। थैलेमस देखिए दोस्तों क्या करता है, यहाँ समझना है। ये 40 से 45 मिनट या 50 से 55 मिनट के बाद सेचुरेट मतलब संतृप्त हो जाता है, मतलब 100% ये ब्रेन भर जाता है इतने मिनट के बाद। आप कहेंगे ब्रेन कैसे भरता है? तो दोस्तों जब हम पढ़ते हैं तो रेगुलर आप पढ़िए, आधे पौन घंटे बाद आपका दिमाग खुद अपने आप किताब से हट जाएगा। लोग देखते हैं, कभी मोबाइल देख लिए, कभी व्हाट्सएप देख रहे हैं, कभी कुछ कोचिंग की बात याद आ गई, कभी कुछ अपनी बात याद आ गई, मतलब आधे घंटे या पौन घंटे बाद ब्रेन खुद ही आपको हटा देगा, वहाँ से दिमाग हटा देगा। पढ़ने की टेक्निक ही है कि आप लगातार 40 मिनट आधे घंटे पढ़िए और एक एक घूंट पानी पीते रहिए। पढ़ते समय पानी पीने से जो आपकी पढ़ने की एकाग्रता है वो बनी रहती है। और 45 मिनट के बाद दोस्तों या 55 मिनट के बाद जरा सा 5 मिनट के लिए ब्रेक ले लीजिए और फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अभी तभी आप सोचिए, हम लोग जब बचपन में थे तो हम लोग जितने भी क्लासेस होते थे, क्लास के पीरियड वो 40 मिनट के ही होते थे, 40 से 45 मिनट। और जब बड़े हुए यूनिवर्सिटी की क्लासेस तो 50 से 55 मिनट। हम लोगों ने इतनी ही क्लास की, क्यों नहीं 1 घंटे बनाया गया?
दोनों क्लासेस में से, छोटे पे और बड़े पे, क्योंकि 40 से 45 और 50 से 55 मिनट के बाद हमारा थैलेमस सेचुरेट कर जाता है। फिर कोई अगला टीचर जब छोड़ के, जब पिछला टीचर छोड़ के गया और अगला टीचर जब आया, उस दौरान 5 से 10 मिनट का ब्रेक होता है और उसी दौरान ये फिर से 0% होके 100% के लिए प्रिपेयर्ड हो जाता है। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात, पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था कि दर्द, गर्म और ठंडा को पहचानने का कार्य कौन सा ब्रेन करता है, तो आप बताएंगे थैलेमस जो है वो ये काम करता है। यहां तक आप समझ चुके होंगे। आप देखिए लिम्बिक सिस्टम, ब्रेन पे जहां हमारा ये ब्रेन का पार्ट है, ये जहां थैलेमस होता है उसी के नीचे पाया जाता है लिम्बिक सिस्टम। उसी के अंतर्गत तीन ब्रेन होते हैं, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, हिपोकैम्पस। वन बाय वन समझते हैं दोस्तों। हाइपोथैलेमस देखिए, जो हमारे शरीर में ऑटोमेटिक फीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है, वो हाइपोथैलेमस है। जैसे भूख का लगना, प्यास लगना, क्रोध आना, खुशी होना, प्यार, घृणा, ब्लड प्रेशर, ये सब किसके कंट्रोल में है? हाइपोथैलेमस के। और ये सब क्या है? ऑटोमेटिक फीलिंग है। ये कह के नहीं आती, ये ऑटोमेटिक फीलिंग है, उसके लिए हाइपोथैलेमस जिम्मेदार है। दूसरी बात, यह स्वेट ग्लैंड, पसीना ग्रंथि को पसीना निकालने के लिए यही उत्तेजित करता है, जिससे तापीय ऊर्जा निकले शरीर की। इसी कारण इसे थर्मोस्टेट या ताप स्थिरांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों। टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए यही उत्तरदायी होता है। दूसरा ब्रेन है हमारा एमिगडाला। यह परसेप्शन को इमोशन में चेंज करता है। मतलब परसेप्शन का मतलब क्या? जो हमारी आंखों ने देखा उसको देख के समझ जाना। जैसे भरी समाज बैठी है दोस्तों, और वहीं पे लैला बैठी हैं, 100 लोग बैठे हैं। लैला को अगर भूख लगी तो मजनू भैया देख के समझ गए उनकी आंखों को कि लैला को भूख लगी है। समझ रहे हैं? परसेप्शन को इमोशन में चेंज करता है। ठीक है दोस्तों, ये इस एमिगडाला ब्रेन का कार्य है। ठीक, समझ गए होंगे। परसेप्शन को इमोशन में चेंज करना, ये काम है एमिगडाला का। ठीक। हिपोकैम्पस, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में चेंज करता है। ठीक है दोस्तों। शॉर्ट टर्म मेमोरी यह अधिकतम 7 से 9 सूचनाओं का ही संचय करती है। मतलब समझ लीजिए कि जो 15 से 20 मिनट या 25 मिनट आपको अगर कुछ इतनी इंफॉर्मेशन दी गई, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में संचय रहती है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है? देखिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी इसकी सीमित क्षमता है और लॉन्ग टर्म इसकी असीमित क्षमता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म मेमोरी को अस्थाई मेमोरी भी कहा जाता है। परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है? तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब देखिए कैसे हम सूचनाओं का संचय करते हैं। किसी ने अपना फोन नंबर दिया 8896762415। ठीक है दोस्तों, समझिएगा ध्यान से, कैसे हम बातों को याद करते हैं, कैसे हम बातों को भूल जाते हैं। हिपोकैम्पस का काम ही है शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में चेंज करना। किसी ने आपको अपना मोबाइल नंबर दिया, किसी को याद हो जाता है हमेशा के लिए, और कोई 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद भूल गया। कैसे भूला? देखिए हमारे ब्रेन में डेटा कैसे जाता है। उसने बोला 8896 88967624 अब ये खाना नहीं है। ठीक, अब ये 5, ये एक्स्ट्रा बाहर चला गया। ठीक, इसलिए कि इसकी सीमित क्षमता है शॉर्ट टर्म मेमोरी की। अब ये धक्का देगा, तो यही धक्का अगर आप कंसंट्रेशन होके सुने हैं एकाग्र पूर्वक, तो लॉन्ग टर्म में जाएगा, तो आपको 10वां डिजिट याद हो गया। और अगर वही आपने फुल कंसंट्रेट होके नहीं सुना, तो डस्टबिन में जाएगा, जिसे बोलते हैं कूड़ेदान, और आप उसे भूल गए। तो यहाँ तक दोस्तों आप बात समझ गए होंगे, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में बातें कैसे चेंज होती है। ठीक है। आप देखिए दोस्तों, अगला है हमारा मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। इसके अंतर्गत आता है पॉन्स। यह फेफड़े या लंग्स, मतलब लंग्स को और रेस्पिरेटरी रेट, श्वसन दर को कंट्रोल करता है। इसका एक ही कार्य है, फेफड़े को मतलब रेस्पिरेटरी रेट को, रेस्पिरेशन रेट को कंट्रोल करना। ठीक। तीसरा हमारा था हिंड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क। उसके अंतर्गत 2 ब्रेन आते थे। तो पहला है हमारा दोस्तों मेडुला ऑब्लांगेटा, इसको पढ़ा जाए
तो यह श्वसन तंत्र और हृदय परिसंचरण तंत्र के केंद्र में पाया जाता है। अब देखिए, है तो सर दोस्तों ब्रेन ही, क्या है ये, है तो ब्रेन ही, ठीक, और ब्रेन कंट्रोल करता है हार्ट को, ठीक है दोस्तों, ब्रेन कंट्रोल करता है हार्ट को, समझिएगा बात को। मेडुला ओब्लांगेटा ब्रेन है और इसका काम क्या है, हार्ट को कंट्रोल करना। क्या कंट्रोल करना, कि तुम 72 बीट्स पर मिनट ही धड़को। हार्ट धड़कता तो स्वयं है, इसीलिए मैंने लिखा है कि हार्ट स्वयं धड़कता है, और इसकी रफ्तार जो 72 बीट्स पर मिनट है वो ब्रेन के कंट्रोल करने के चलते है। अगर ब्रेन कंट्रोल ना करता तो मैंने लिखा है अगर हृदय पर से मस्तिष्क का नियंत्रण ना हो तो हृदय 1 मिनट में 100 बार धड़केगा। अब समझाते हैं उससे क्या होगा, यहाँ पहले समझिए। तो ये कंट्रोल कर रहा है ब्रेन हार्ट को, इसलिए 72 बीट्स पर मिनट। मेल के हृदय की रफ्तार जो होती है 70 से 75 बीट्स पर मिनट होती है दोस्तों, ठीक, और फीमेल के हृदय की रफ्तार जो होती है 75 से 80 बीट्स पर मिनट होती है। महिलाओं के दिल के धड़कने की रफ्तार पुरुषों के अपेक्षा 5 बीट्स अधिक होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके अंदर सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है, जो मैंने आपको बताया था अभी पेरिफेरल में, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, मतलब वो क्या है, ऑटोनोमिक है, अपने बस में नहीं है, वो महिलाओं में पाई ही जाती है, इस कारण उनके धड़कन की रफ्तार पुरुषों की अपेक्षा 5 बीट्स ज्यादा होती है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए आइडियल हम लेते हैं तो 72 बीट्स पर मिनट। फिर क्वेश्चन करें अगर कि नवजात शिशु के हार्ट की रफ्तार कितनी होती है, तो आप बताएंगे 140 बीट्स पर मिनट। फिर कहे भ्रूणीय अवस्था फिटस में हार्ट की रफ्तार कितनी होती है, तो लगभग 150 बीट्स पर मिनट होती है, ठीक है दोस्तों। अब बात आएगी, बार बार आ रहा है बीट्स बीट्स, ये बीट्स क्या है, तो बीट्स का मतलब होता है बार, और इस तरह अगर साइंस की भाषा में देखा जाए तो संकुचन और शिथिलन, ठीक है दोस्तों, संकुचन और शिथिलन मतलब सिस्टोल और डायस्टोल। यहां मैंने बनाया है, आपने जीवन रेखा देखी होगी फिल्मों में, या अगर हॉस्पिटल गए होंगे, किसी को कोई एडमिट होगा तो ऐसे ही आपकी तरंगे, जीवन तरंगे चलती रहती हैं। ऊपर वाले को बोलते हैं सिस्टोल, नीचे वाले को डायस्टोल या रिलैक्सेशन। ये हार्ट की रफ्तार है, संकुचन शिथिलन, संकुचन शिथिलन, ठीक है। एक संकुचन में 70 मिलीलीटर ब्लड पंप करता है हार्ट से। एक संकुचन हुआ तो 70 मिलीलीटर ब्लड बाहर निकला, तो एक धड़कन में कितना होगा, एक धड़कन में कितना धड़कता है हृदय, 72, तो 72 इंटू 70, तो 72 गुणे 70 मतलब 5040 मिलीलीटर। इसको लीटर में चेंज करेंगे तो 5 से 5.5 लीटर आएगा दोस्तों। मनुष्य में इतना ही, एक वयस्क मनुष्य में इतना ही ब्लड होता है, 5 से 6 लीटर के बीच में, ठीक है दोस्तों। और यही जो मैं बताया था कि अगर ब्रेन कंट्रोल नहीं करेगा तो हृदय 1 मिनट में 100 बार धड़केगा, तो क्या होगा देख लीजिए। तब एक धड़कन में 72 गुणे 100 नहीं, 100 बार धड़क रहा है, 100 गुणे 70, तो 7000 मिलीलीटर मतलब 7 लीटर, 1.5 लीटर ब्लड क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है आपका। तो धमनी की दीवारों पर चोट, अंगों का काम करना बंद, जिससे आपकी बॉडी मृत, आदमी मर भी सकता है। तो ये था हमारा अभी हिंड ब्रेन का मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरिब्लम बाकी है और ब्रेन के डिसीज, तब हमारा ये चैप्टर खत्म होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, फिर मैं आता हूं आगे। आइए दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी हम पढ़े हिंड ब्रेन का मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में, अब पढ़ते हैं हम लोग सेरिब्लम के बारे में। इसको बोलते ही है मेजर पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। यह हिंड ब्रेन का मेजर पार्ट है, क्यों? क्योंकि यह शरीर के संतुलन को बनाता है। जब आदमी शराब पीता है तो जो शराब होता है, चाहे भांग होता है, जो भी नशीली चीजें होती हैं, वो जाके हिंड ब्रेन के सेरिब्लम को ही अपने घेरे में ले लेती है, उन्हें वो कैप्चर करती हैं, तो आदमी अपना बैलेंस खो देता है। देखिए नशे में आदमी पहचानता सबको है, हर चीज को याद है, बस चल रहा है तो लड़खड़ाते हुए चल रहा है, क्योंकि अल्कोहल इसी ब्रेन को जाके कैप्चर करता है और यही ब्रेन हमारे शरीर के संतुलन को बनाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि शरीर के संतुलन को कौन बनाता है, शरीर को बैलेंस कौन देता है, ब्रेन का पार्ट, तो याद रखिएगा सेरिब्लम, ठीक है दोस्तों।
फिर मैंने बताया था कि रटी हुई चीज को हम रोट मेमोरी कहते हैं, ठीक है। रटी हुई चीजें को हम लोग रोट मेमोरी कहते हैं और ये कहाँ पहुंचती हैं? सेरिब्रम में पहुंचती हैं। जो चीज हम लोग सोचते समझते हैं वो सेरिब्रम में पहुंचती है और जो हम लोग रटते हैं वो सेरिब्रम में पहुंचती है। तो यहाँ तक दोस्तों बात समझ गए होंगे आप लोग। ये था हमारा पूरा ब्रेन, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं ब्रेन डिसीज की, ब्रेन के रोग। ये चर्चित रोग है अल्जाइमर डिसीज। इसे बोलते ही हैं कि यह भूलने की बीमारी है, इसमें लोग भूल जाते हैं। तो इसके लक्षण क्या है? यादाश्त का चला जाना, मेमोरी पावर एकदम कमजोर हो जाना, निर्णय न ले पाना, डिसीजन मेकिंग एकदम खत्म हो जाता है दोस्तों, और बोलने में दिक्कत आना, ठीक है दोस्तों। मतलब हकलाहट, ठीक है, बोलने में दिक्कत आ रही है, ये अल्जाइमर डिसीज है, ठीक। और नोटिस पॉइंट, 60 वर्ष की उम्र के बाद यह रोग हो जाता है, सबको अमूमन हो ही जाता है। दूसरा डिसीज है पार्किंसंस डिसीज। यह न्यूरोट्रांसमीटर की कमी से होता है दोस्तों, ठीक है। इसमें डोपामाइन का क्षय हो जाता है। क्षय का मतलब खत्म हो जाना, ठीक है, समाप्त हो जाना। डोपामाइन क्या होता है? ध्यान, एकाग्रता, मानसिक प्रेरणा जिससे आती है उसे बोलते हैं डोपामाइन। इसी में इसका क्षय हो जाता है। इसी की वजह से वृद्ध व्यक्तियों में आप लोग देखे होंगे हाथ का कांपना, निर्देश देर से पहुंचना, भाव विहीन हो जाना, इमोशनलेस, ठीक है, ये सारी चीजें पार्किंसंस डिसीज के चलते होती हैं दोस्तों, ठीक है। और नोटिस पॉइंट ये भी 60 वर्ष की उम्र के बाद यह रोग हो जाता है। तो आज हमारा दोस्तों नर्वस सिस्टम टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है दोस्तों। अब अगली जो हम लोग टॉपिक लेके आएंगे वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हृदय परिसंचरण तंत्र। तो इसको आप लोग दोस्तों फिर मन से पढ़िए। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आप इसको 2-3 बार देखिए, मेरे हर वीडियो को आप 2-3 बार देखिए, आपको एकदम साइंस तैयार हो जाएगा। फिर आप साइंस दूसरे को पढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों मन से पढ़िए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।